हेलो बच्चों, वेलकम टू हमारे और चैनल पीटी पर्सनल ट्यूटर पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बहुत ही खास चैप्टर के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी डिस्कवर होती है तो उसका बेसिकली यूनिट, डायमेंशन, फार्मूला, कैसे उसका प्रेजेंटेशंस होता है, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, उन सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो फटाफट पेन कॉपी निकाल लीजिए और लिखना चालू कीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमने कल बात करी थी कि चार्ज कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, कल मैंने एक चीज़ आपको बता दी क्लियर क्या, कि पॉजिटिव में क्या होता है, मतलब लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो देखिए, आइए सबसे पहले प्रॉपर्टी बात करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्या, क्वांटा, इसको मैं ऐसा लिखूंगा क्वांट, है ना। ये एक क्वांटा, ये आपको मैं मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा। मतलब यहाँ पर एक क्वांटा का मैं आपको बेसिक मतलब समझाता हूँ। तो जो एनर्जी होती है पैकेट्स ऑफ एनर्जी में हो, मतलब ये कंटिन्यूस ना हो, एक पैकेट के फॉर्म में हो, ठीक है ना। एनर्जी कैसी हो, एक पैकेट के फॉर्म में हो, डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी हो। तो चलिए आए थे अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, तो ये चीज़ क्या होती है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर हम बात करेंगे या फिर इंसुलेटर के अंदर बात करेंगे किसके बारे में, चार्ज के बारे में, तो हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इट इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर ए के अंदर मैं बताऊँ, ऐसे मान लीजिए 700 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर इन्हें बोल दिया 1000 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस में भी हो सकते हैं ना, माइनस के 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ पे जो नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन का जो मल्टीपल है, ये हमेशा क्या होगा, एक पूर्ण इंटीजर नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा। 14,000 हो गया, 700 हो गया, ये कभी भी फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, और उससे हम लिखते हैं कैसे, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ही। चलिए सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। पर क्या ऐसा कोई दूसरा मैटर भी है या कोई ऐसा एलिमेंट भी है जिसके बारे में जिसके अंदर हम फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ऐसी एक चीज़ है जिसे हम बोलते हैं क्वार्क। क्या बोलते हैं, क्वार्क। अभी इसकी ज़्यादा थ्योरी हमारी स्टडी में नहीं है, सिलेबस में। तो क्वार्क एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। जैसे 7/4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, या फिर 11/2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। मतलब यहाँ पर फ्रैक्शंस में पॉसिबिलिटीज़ है, फ्रैक्शन में पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन यहाँ पर हम अगर किसी कंडक्टर के अंदर बात करें, तो चार्ज के अंदर बात करेंगे तो हमेशा कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्वार्क के अंदर फ्रैक्शन में पॉसिबल है। लेकिन ये जो क्वार्क होता है फ्री स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए, इट डज नॉट एक्सिस्ट, it does not exist in free space। ये फ्री स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। चलिए भाई आगे बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। कंजर्वेशन का बेसिक मतलब सेम है कि चार्ज नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
मतलब किसी भी सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, जहाँ से चार्ज को मैं बाहर नहीं ले जा सकता हूँ या बाहर वाले चार्ज को अंदर नहीं ला सकता हूँ। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इन आइसोलेटेड सिस्टम the total charge is conserved। ठीक है ना, टोटल सिस्टम का चार्ज कितना होता है, कंजर्व रहता है। मतलब मैं ऐसे से लिखता हूँ, इसमें एक चीज और लिख लें, चार्ज neither be created and nor be destroyed। मतलब यहाँ पर हम बेसिकली बात करें तो चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म तक हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी से मैं इसमें एक चीज़ और लिख सकता हूँ, क्या कि डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 और कांस्टेंट, क्या लिख सकता हूँ, और कांस्टेंट। मतलब क्या, डेल्टा क्यू मतलब जो चार्ज पहले इनिशियल था, कुछ समय के बाद अगर हम बात करें क्यू फाइनल, तो दोनों इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर कोई कांस्टेंट आ जाए। ठीक है ना। यहाँ से एक चीज़ और कि Q इनिशियल माइनस Q फाइनल देयर विल 0। तो जो इनिशियल चार्ज होगा हम क्या लिख सकते हैं, Q इनिशियल इक्वल टू Q ऑफ फाइनल। ठीक है ना। तो या तो ये दोनों बराबर रहेंगे, मतलब किसी सिस्टम के अंदर पहले जो चार्ज था वो कुछ समय के बाद भी चार्ज उतना ही रहेगा, टोटल चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई। सेकेंड, ऐसी कैसी सेम चीज़ आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट इट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब यहाँ भी सेम चीज़ है कि एक बॉडी से लेकर दूसरी बॉडी तक मैं चार्ज को भेज सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी डन। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो चार्ज होता है ये इनवेरिएबल होता है, मतलब ये रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मैं मास की बात करूं तो मास क्या होता है, वेलोसिटी के साथ साथ वेरी करता है। किसी हैवी बॉडी को हम कम स्पीड के साथ फेंक पाते हैं और किसी लाइटर बॉडी को हम क्या करते हैं, ज़्यादा स्पीड से फेंक सकते हैं। मतलब अगर मैं मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बात करूँ तो P इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, M इंटू V। अगर P हमारे पास क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो M इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मास होता है देयर विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास वेलोसिटी की क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर किसी मटेरियल का ऐसा मान लीजिए कोई पार्टिकल, उसका मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर उसका मास कम है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ हम चार्ज की बात करें तो चार्ज में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। तो चार्ज कैसा होता है, चार्ज इज इनवेरिएबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी, चार्ज इज इनवेरिएबल, वेरिएबल। मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। आगे इसमें लिख सकते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। तो भाई साहब ये जो है रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि पहले कोई चार्ज था, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 20 कूलम चार्ज, इसकी पहले स्पीड हमने कर दी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। बाद में इसकी स्पीड अगर मैं बढ़ा देता हूँ 20 से 30 कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, तो चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसकी स्पीड को मैं क्या करता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, ज़्यादा स्पीड से भी इसको फेंक सकता हूँ, कम स्पीड से भी फेंक सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात हम नहीं कर पाते हैं। अगर हैवी बॉडी है तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली बात क्या होगी, कम स्पीड से हम उसको फेंक पाएंगे। या आप फिजिकल लाइफ में भी देख सकते हैं, एक बड़ा पत्थर लीजिए, एक छोटा पत्थर लीजिए, एक का वजन ज़्यादा, एक का वजन कम है, तो बड़े वाले को कम स्पीड से फेंक पाओगे, छोटे वाले को ज़्यादा स्पीड से फेंक पाओगे। लेकिन चार्ज के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, उसकी चार्ज की स्पीड को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम के ऊपर, रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज क्या होता है,
ट्रांसफरेबल होता है। दूसरी बात, जो चार्ज होता है ये मास के साथ एसोसिएटेड होता है। किसके साथ होता है? मास के साथ एसोसिएटेड होता है। मतलब कैसे है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर ए, इसके ऊपर मैंने मान लिया कि 100 इलेक्ट्रॉन्स है, 100 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक कंडक्टर बी है, इसके पास मैंने मान लिया कि 20 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स है। अब भाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात कराऊँ तो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है? मास होता है। अगर मैं एक बॉडी से लेकर दूसरी बॉडी तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता हूँ, क्या करता हूँ? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज के साथ साथ मतलब इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहा है प्लस उसका मास भी क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो जो चार्ज होता है वो मास के साथ क्या होता है? एसोसिएटेड होता है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर चार्ज है तो उसके पास डेफिनेटली क्या होगा? मास होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि किसी के पास मास है तो उसके पास चार्ज हो। क्लियर है? तो देखिए मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा था आपको कि यहाँ से अगर मैं मान लीजिए कि 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से इस बॉडी को मैं दे देता हूँ, तो इसके पास तो टोटली कितना हो गया? अब बाद में 40 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितना हो गए इसके पास? 40 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके पास कितना हो गए? 80 हो गए। तो यहाँ से बेसिकली समझाना क्या चाहता हूँ कि मैंने 20 इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसका मास भी क्या होगा? इसमें ट्रांसफर हुआ। इस ऑब्जेक्ट ए का मास होगा वो क्या हो गया? कम हो गया। मान लीजिए ये एम ए और ये एम बी था, ठीक है ना। तो पहले इसका जो मास था उससे इसका मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना? 20 इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसके बराबर। मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाल लिया ना, तो 20 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया। तो चार्ज के साथ साथ उसका मास भी क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। क्या आ जाएगा? चार्ज is associated with mass means क्या लिख सकते हैं इसको? मीन्स विदाउट मास, ऐसा लिख सकते, विदाउट चार्ज, सॉरी, without charge mass exists, but without mass charge does not exist, does not exist। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल फोटोन आ जाए। फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। या फिर मैं उसकी बात करूँ नेक्स्ट किसकी? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है, जैसे एटम के अंदर की हम बात करें तो न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है? इसका मास, इसके पास चार्ज कितना होता है? वो टोटली 0 होता है, लेकिन मास इसके पास एग्जिस्ट करता है। कितना? 1.674 × 10⁻⁻27। तो देखिए यहाँ पर ये एक अच्छा एग्जांपल है कि जिसके पास चार्ज नहीं है लेकिन मास है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मास होता है वो जरूरी नहीं किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उसके पास चार्ज हो, उसके पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात क्लियर है? तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास ही क्लियर है कि जो चार्ज होता है वो मास के साथ पूरी तरह से एसोसिएटेड होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये हमने बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली चार्ज के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से ये बेसिक फंडा तो मैंने आपको बता दिया किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इसके बाद आता है इसके ऊपर फर्स्ट कि अगर इसके बीच में हमने बात करी थी कि अगर 2 लाइक चार्जेस हैं या 2 अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन का फोर्स होता है और रिपल्सन का फोर्स होता है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने एक अच्छा सा लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं क्या? कूलम्ब्स लॉ। और ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 के रिटर्न एग्जामिनेशंस के लिए, कई बार पूछ लिया जाता है, इसके ऊपर सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए फटाक से, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। अब देखो भाई कूलम्ब भाई साहब आए, इन्होंने एक लॉ दिया चार्ज के ऊपर, ठीक है ना। वैसे फिजिक्स के अंदर कई सारे साइंटिस्टों के लॉ प्रेजेंट है। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? कूलम्ब्स लॉ के बारे में। इनका कहने का मतलब क्या था कि 2 चार्जेस हमने लिए, उन दोनों चार्जेस को किसी स्मॉल डिस्टेंस पर रखें। अच्छा एक बात ये है कि ये कूलम्ब्स लॉ के मैं लिमिटेशंस आपको बताऊंगा, लेकिन ये दोनों चार्जेस कैसे होना चाहिए? पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। चलिए फर्स्ट इन्होंने क्या करा? एक चार्ज Q1 लिया और एक चार्ज क्या लिया? Q2 लिया। एक चार्ज Q1 लिया और एक चार्ज
Q2 लिया, इन दोनों को स्मॉल r डिस्टेंस पर रख दिया। ठीक है भाई, अब हुआ क्या यहाँ पर कि ये जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच में, अभी हम इसके नेचर की बात नहीं कर रहे हैं। नेचर मतलब ये लाइक चार्जेस से या फिर अनलाइक चार्ज से, मतलब इनके बीच में जो फोर्स होता है दिस इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ आपको। अभी मैंने क्या करा, ये दोनों ही पॉजिटिव मान लिए। क्या मान लिए? दोनों ही पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है, मे बी एनीथिंग एल्स। तो ये जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ये जो स्टेटमेंट है ये लिखा था बाय स्क्वायर बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ, स्क्वायर लॉ, क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच के डिस्टेंस बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो जो फोर्स होता है उन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर दो चीज़ आई कि जो चार्जेस का जो हमारे पास कंडक्टर ए और जो बी है इन दोनों के ऊपर जो चार्जेस है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेता हूँ इसका स्टेटमेंट, द फोर्स between two charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them, मतलब दोनों के बीच की दूरी के क्या होगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा सा लॉ और उसके द्वारा हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, तो जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कई सारे क्वेश्चंस के सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गया, ऐसे टोटल लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 आई और ये इक्वेशन नंबर क्या आई 2 आई। अब दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, अगर इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 के साथ क्या कर दूँ कंबाइन कर दूँ तो यहाँ से क्या चीज़ मेरे पास बन के आएगी कि f इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई सर, ये तो आ गया। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें रिमूव करना है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पर ये k क्या चीज़ है, k को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इसका कुछ मान होगा, जी बिल्कुल ना मान होगा, कितना होगा k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r लिख देता हूँ, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। हम फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम की अगर हम बात करें एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, यह आ जाएगा फॉर एयर एंड वैक्यूम। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन r जो होता है उसका वैल्यू होता है कितना 1। तो उस केस में ये जो फॉर्मूला हो जाएगा कितना आ जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या जाएगा k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। गॉट इट। चलिए तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो k का वैल्यू हो गया। ठीक है ना, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी आता है कितना, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। k इज इक्वल टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बच्चा ये फॉर्मूला तो अच्छे से पढ़ के जाता है लेकिन एग्जामिनर ने पूछ लिया था व्हाट इज द यूनिट ऑफ k, वो सब भूल जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर जब k के बारे में पूछता है तो उससे माइंड स्लिप हो जाता है भाई k की यूनिट क्या है। तो आप इसकी वैल्यू के साथ साथ इसका यूनिट भी याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर भूल जाओ तो इस फार्मूले से आप बना भी सकते हैं, इस फार्मूले से आप बना भी सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ
किसका, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो के का फॉर्मूला कितना आ जाएगा भाई अपने पास, एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। तो यहाँ पर अब फोर्स की यूनिट तो आपको पता ही है कितनी होती है, न्यूटन। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और चार्ज की यूनिट मैंने बता ही दिया आपको कितनी, कूलाम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। तो इसी के साथ साथ हमने बात कर ली के की यूनिट की, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। तो देखिए अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो F कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा K, हम K का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो F आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला। इसको बिल्कुल एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, दैट इज मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। तो उसका वैल्यू कितना होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाई R स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। इसके बाद अब थोड़ा सा चर्चा मैं K के ऊपर करता हूँ। K का मैंने आपको यूनिट बता दिया, वैल्यू बता दिया 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इस यूनिट से हम इसका बनाएंगे क्या, डायमेंशनल फार्मूला। क्योंकि आपको यूनिट तो पता लग गई लेकिन डायमेंशनल फार्मूला नहीं पता, और एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन में अगर पूछ लिया कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ K, तब क्या होगा, बिल्कुल डब्बा गोल। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम, न्यूटन लिखा ऊपर, तो न्यूटन का कितना होता है mLT-2, मीटर कितना होता है L⁻², कूलाम का क्या होता है A × T। तो जब आप इसे पूरा ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो K का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा mL3T-4 A-2। तो ये K का क्या रखना, डायमेंशनल फार्मूला याद रखना अपने को। इसमें एक चीज़ और आई थी, ध्यान दिया होगा आपने शायद, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये भाई एप्सिलॉन 0 चीज़ क्या बला है, क्या चीज़ क्या बोलते हैं, 1/4 पाई तो हमें समझ में आ रहा है कि 1/4 एक कांस्टेंट नंबर है, पाई हम जानते हैं 22/7 या 3.14, पर एप्सिलॉन 0 चीज़ क्या है, ठीक है ना। ये इसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। विटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये भाई जो प्रैक्टिकल कर रखा उन्होंने एक वैल्यू निकाल रखी है जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका भी वैल्यू याद रखना, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। ये K और एप्सिलॉन 0 क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। कैसे एक दूसरे के इनवर्स है, तो उस कंडीशन में इसकी यूनिट क्या आ जाएगी उल्टी, तो K कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो जो चीज़ आपने K के बारे में पढ़ी वो जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए, तो वो क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, एप्सिलॉन 0 के बारे में। तो यूनिट इसका वैल्यू हो गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट कर दूं, इन्वर्स कर दूं, तो कितना हो जाएगा m-1 L-3 T⁴ A⁻²। ठीक है जी, छोटू m-1 L-3 T⁴ और A⁻²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0 आ गया। एग्जाम में आएगा तो फटाफट आप बिल्कुल क्लिक 2 सेकंड में इसको क्लिक करके लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई ये K की बात हो गई, एप्सिलॉन 0 की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस किस टाइप से आते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, F = K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। अब इसके ऊपर पहले इसका मैं वेक्टर फॉर्म बता देता हूँ ताकि वेक्टर फॉर्म से भी कई बार क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, फिर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल से। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा क्या, वेक्टर फॉर्म। अच्छा ये तो पता है ना आपको कि भाई फोर्स कैसी क्वांटिटी है, कक्षा 11वीं में कुछ तो पढ़ के आए होगे ना। तो कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा, कक्षा क्लास 11th के अंदर, कि जो फोर्स होता है वो एक कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कुछ वेक्टर फॉर्म भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा इसका, अगर मैं दो चार्जेस को ऐसा सिस्टम में लेता हूँ, पहला एक चार्ज Q1 मेरे पास यहाँ पर है, एक चार्ज Q2 यहाँ पर है, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस मैंने ले ली R1, ये ले लिया मैंने R2, ये पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। अच्छा जी, जो R1 वाला है वो R2 के ऊपर क्या लगाएगा, एक तरह का फोर्स लगाएगा। तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर, अच्छा ये तो बहुत गाढ़ा हो गया, और इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर, ठीक है ना। ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया।
तो यहाँ पर दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स है भाई। देखो दो टॉपर है आपस में एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे, अगर ये दोनों सेम नेचर के हो गए मतलब दोनों क्या हो गया पॉजिटिव, भाई क्लास के अंदर कोई दो टॉपर है तो हमेशा उनकी रैंक ऊपर नीचे अप डाउन होती है कि नहीं, पहले ये टॉप मारेगा फिर दूसरा टॉप मारेगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये Q1 वाला इसको धकेलेगा इधर और ये Q2 वाला इसको धकेलेगा इधर, मतलब इस Q2 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है 1 और इस Q1 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है 2, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 के ऊपर किसके द्वारा फोर्स लगा 2 के द्वारा और 2 के ऊपर किसके द्वारा लगा 1 के द्वारा। तो देखिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो F12 इज इक्वल टू क्या लिख पाऊंगा, अगर 1 से 2 की तरफ पार्टिकल कैसा आ रहा है, मतलब सॉरी चार्ज के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो कौन लगा रहा है 1, किसके ऊपर लगा रहा है 2 के ऊपर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको भी मैं लिख देता हूँ कितना R12, अगर 1 से 2 की तरफ लग रहा है तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R21, ठीक है ना, यहाँ पर R21 का स्क्वायर और दूसरा क्या आ जाएगा F12 इज सॉरी F21 वेक्टर फॉर्म में K Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, एक हो गया F12 और एक हो गया 21। अच्छा दूसरी बात, ये 1 से 2 तक का जो डिस्टेंस है या 1 2 लूँ या फिर 2 1 लूँ, ये तो हमेशा क्या रहेगा सेम ही रहेगा, पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाए या फिर यहाँ से यहाँ जाए, चार्ज के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लूँ या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट लूँ, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी। तो दोनों जो फोर्सेस है वो मैग्नीट्यूड में तो क्या है सेम है, मतलब हम यहाँ से एक बात क्या लिख सकते हैं कि F12 जो रहेगा वो F21 के बराबर रहेगा, पर किस में मैग्नीट्यूड में, किस में रहेगा भाई मैग्नीट्यूड में। बात ध्यान रखना F12 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर, ये बराबर है पर किस में मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन में बराबर नहीं है, डायरेक्शन में बराबर एक फोर्स इसको इधर खींच रहा है एक फोर्स इसको इधर कर रहा है। तो इन डायरेक्शन ये मैं लिख देता हूं इन मैग्नीट्यूड, सॉरी ये किस में बराबर है इन मैग्नीट्यूड, तो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो भाई दोनों की दिशा क्या होगी एक दूसरे के अपोजिट, तो उस केस में मैं इसे ऐसे भी लिखता हूँ F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, मतलब एक दूसरे के क्या हो गए अपोजिट। यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लगा रखा, मतलब इसके साइड में दो लाइंस ऐसे ड्रॉ नहीं कर रखी है ना, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ F12। तो ये दोनों F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, नेगेटिव क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है, क्लियर है। तो ये तो मैंने दोनों का F12 लिख दिया F21 लिख दिया, इसका एक फाइनल फॉर्म भी मैं आपको लिख दे देता हूँ, अगर ये दोनों बराबर है तो फाइनली हम कैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर इसका एक फाइनल फॉर्म भी लिख के देता हूँ, F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर इंटू R केप। R केप से तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे R केप क्या चीज़ होती है, वेक्टर पढ़ा ना क्लास 11th में कि नहीं पढ़ा है। देखिए भाई R केप की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या होता है यूनिट वेक्टर, क्या होता है यूनिट वेक्टर, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है डायरेक्शन के लिए, किसके लिए यूज़ किया जाता है डायरेक्शन के लिए। और यहाँ पर क्यों यूज़ करें, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे क्या आ रहा है आर केप। आर केप को बेसिकली और क्या लिख सकता हूँ मैं आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर, ठीक है सर। आर केप को क्या लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर। तो ये अगर मैं लिख सकता हूँ तो इसका एक फॉर्म तो वेक्टर फॉर्म ही हो गया, और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो क्या इसका एक और फॉर्म बन जाएगा, अरे हाँ ना बोलो यार एक और फॉर्म बन जाएगा क्या, जी बिल्कुल। तो यहाँ से क्या फॉर्म बन जाएगा हमारे पास एक और F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई ये हो गया R वेक्टर अपॉन में R मॉड का, इसका ऐसे लिख लेते हैं R का क्यूब, ठीक है। तो एक फॉर्म हमारे पास क्या हो गया ये बन गया। तो एग्जाम में ऑप्शन में अगर ये दे दिया जाए तो ये भी करेक्ट है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है वो भी हो सकता है किसमें यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, और अगर ये दे दिया जाए तो ये भी हमारे पास क्या है करेक्ट है। अब देखिए इसका जो वेक्टर फॉर्म है ये कई बार कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए क्यूब की प्रॉब्लम आ जाए या फिर किसी अलग अलग डायरेक्शन में क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक चार्ज यहाँ रखा है एक चार्ज यहाँ रखा है उसका रिजल्टेंट निकालिए, तो डायरेक्शन के लिए अगर आ जाए एक्स वाई जेड के टर्म में तो ये काम
बड़े काम की चीज़ है कि फोर्स अगर निकालना तो बड़े इजीली हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास बेसिकली हो गई कूलम्ब्स लॉ की थ्योरी के बारे में और उसके बारे में बेसिक फोर्स क्या लगता है उसके बारे में और उसका वेक्टर फॉर्म बता दिया। अब इसके बेस पर हम कुछ एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ गए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी लूँगा। ठीक है ना, तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1। अभी इसमें एक चीज़ और पहले पढ़ते हैं, फिर मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ, या फिर हम देखते हैं पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं इसके ऊपर। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम, एकदम बच्चों सा सिंपल। Q बराबर Q1 बराबर मैंने देखा 2 माइक्रोकूलम। कितना लिखा? 2 माइक्रोकूलम। Q2 बराबर दे रखा माइनस का 4 माइक्रोकूलम। क्या ले रखा है? माइनस का। इन दोनों को मैंने रखा मान लीजिए 10 या 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। किस पर रखा? 20 सेंटीमीटर पर। बहुत सिंपल सा। पहले अभी जो मैं आपको 3 टाइप से क्वेश्चंस बताता हूँ कि पहला पैटर्न, अगर आपको फोर्स दे रखा है और चार्ज दे रखा और क्या पूछ लिया हमारे से, ये A4R गिवन हो। एक टाइप ये हो सकता है A4R गिवन हो, A4Q गिवन हो और R हमसे पूछ लिया जाए, एक टाइप ये बन सकता है। दूसरा F और R गिवन हो, ये बिल्कुल टाइम पास सवाल है, बिल्कुल आपको वैल्यू दी रहेगी और आपको दूसरी चीज़ें पूछ ली जाएगी। F और R गिवन है और आपसे क्या पूछ लिया? Q पूछ लिया। और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है क्या कि आपके पास R और Q गिवन हो। क्या गिवन हो? R एंड Q गिवन हो और आपसे क्या पूछ लिया जाए? फोर्स पूछ लिया जाए। तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन है इसी टाइप का है, जिसमें मैंने आपको रेडियस दे रखी है और दोनों के चार्ज की वैल्यू दे रखी है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड दे रखा है, एक Q1 और एक Q2। हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फोर्स। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। अब देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या है? नेगेटिव चार्ज है। हम फोर्स के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, जो चार्ज का वैल्यू है वो नेगेटिव के साथ हम नहीं लेंगे। पर यहाँ पर ये जो नेगेटिव चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा लग रहा है? दैट इज अट्रैक्टिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेस हो गए ना, तो फोर्स कैसा लग रहा है? इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। गॉट इट? ठीक है सर, बात समझ में आई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? F बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 बोले तो 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रो का मतलब आप समझती होंगे ना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या गया? फोर्स का वैल्यू। न्यूमेरिकली आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा ये। तो ये बेसिकली मैंने बताया कि जहाँ पर मुझे Q गिवन है और R गिवन है और F पूछा, ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, एक सिंपल सा। Q दे रखा, R दे रखा और मैंने F निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे बात करता हूं मैं। अगर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, देखिए जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम नंबर 2 कि मेरे पास एक चार्ज Q दे रखा है और दूसरा चार्ज में मेरे पास कितना दे रखा है? माइनस Q दे रखा है। मुझे नहीं पता इसका वैल्यू कितना है। एक Q दे रखा और एक क्या है? माइनस Q दे रखा है। जैसे प्लस मान लीजिए, माइनस वाला तो हमने बात कर ली। इन दोनों को मैंने क्या करा? वही 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। अगर इन दोनों के बीच में फोर्स, इस यहाँ चल मैं 20 नहीं लेता हूँ, कुछ और लेता हूँ ताकि यहाँ से एक चीज़ हमारे पास और क्लियर आ जाए। 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा है। किस पे रखा है? 1 मीटर की डिस्टेंस पर हमने इसको प्लेस करा है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, अब हमें फोर्स पहले से ही गिवन है। क्या दे रखा? फोर्स। इफ फोर्स बिटवीन देम कितना है दे रखा हमें? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो हमारे पास कितना है? 9 इंटू 10 टू 9 न्यूटन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। हमें Q की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, मैंने इसको 1 मीटर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से एक डेफिनेशन आ जाएगी, किसकी? 1 कूलम की डेफिनेशन आ जाएगी। किसकी? 1 कूलम की। भाई कूलम्स लॉ आपको आता है, पर कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, तब आप क्या करेंगे? तो देखिए भाई यहाँ पर बेसिक वही फॉर्मूला लगाएंगे पहले हम। तो कितना हो जाएगा? F बराबर K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ठीक है, F कितना दे रखा आपके पास? 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू K भी होता है क्या? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q इंटू Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ तो, और नीचे 1 का स्क्वायर। तो ये 9 इंटू 9 ने इसको कैंसिल आउट कर दिया,
तो बचा कितना हमारे पास ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्यू बराबर कितना आ गया भाई प्लस माइनस 1 कूलम। इसकी यूनिट क्या होती है 1 कूलम। मतलब यहाँ से मैं डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ कि इफ टू लाइक चार्जेस, ठीक है ना, इफ टू लाइक चार्जेस विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड इज सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हमारे पास सेम है, आप प्लेस एट अ 1 मीटर डिस्टेंस, देन फोर्स बिटवीन देम इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, देन द चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम। मतलब दो चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, उन दोनों को अगर मैंने 1 मीटर के डिस्टेंस पर क्या कर दिया प्लेस कर दिया, और उनके बीच के जो फोर्स है वो कितना लग रहा है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, तो ये चीज क्या कहलाती है हमारे पास 1 कूलम। ठीक है ना। इफ टू चार्जेस which are same in magnitude placed at 1 meter distance and force between charges is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, देन चार्ज Q is called 1 कूलम। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास 1 कूलम कहलाएगा, इसलिए मैंने प्रॉब्लम ली। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम हमारे दूसरे टाइप का केस भी सॉल्व हो गया कि जहाँ पर मुझे फोर्स दे रखा और रेडियस दे रखा और फाइंड क्या कर दिया Q। तो यहाँ से एक कूलम की डेफिनेशन में हमारे पास ये आ गई कि अगर दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं, उनके बीच का फोर्स अगर 9 into 10 to the power 9 न्यूटन हो जाए तो वो क्या कहलाता है हमारे पास 1 कूलम। ठीक है जी, चलिए भाई अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद। तो 2 सेकंड केस हमारा क्लियर हो गया। चले तो 36 तो देखिए यहाँ थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं ताकि हमारा ये पूरा वीडियो में ये चीज़ पूरी कंप्लीट हो जाए। अब देखिए मैंने पहली चीज़ Q दे रखा था, R दे रखा था, ये पूछ लिया। अब हम यहाँ पर क्या है F देंगे और R देंगे, F देंगे और Q देंगे और क्या पूछ ले R दे लें। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसके पास 2 माइक्रो कूलम और ये मैंने लिख लिया -7 माइक्रो कूलम। ये दो चार्जेस है, इन दोनों को मैंने कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखा है, मान लीजिए R बराबर रखा है, अभी कुछ नहीं हमें नहीं पता, और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है क्या है फोर्स है, उसका वैल्यू मैं मान लेता हूँ कितना 14 into 10 to the power 9 न्यूटन, 14 into 10 to the power 9 न्यूटन। ये मैंने मान लिया कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना लग रहा है 14 into 10 to the power 9 न्यूटन। देन फाइंड R, हमें क्या निकालना है R का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल है, वेरी सिंपल, वही फॉर्मूला लगाना है आपको। तो थर्ड टाइप हमारा सॉल्व हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ठीक है सर, फोर्स कितना दे रखा भाई 14 into 10 to the power 9 और K कितना होता है हमारे पास 9 into 10 to the power 9। दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है 2 और 7 14 हो जाएगा क्या, तो 14 into 10 की पावर -12 कर लेते हैं इसे में, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 14 10 9 से 10 to 9 और 14 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया हमारे पास R स्क्वायर बराबर 9 into 10 की पावर -12। स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, ठीक है, तो R कितना आ जाएगा हमारे पास, R का वैल्यू आ जाएगा 3 into 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है ना, स्क्वायर हटा के रूट लगाऊँ ये। तो यहाँ पर F दे रखा था और हमारे पास क्या दे रखा था Q दे रखा था, और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पर R कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए आज के इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करी और उसके बीच में फोर्सेस की बात यहाँ पर कर ली। तो इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फोर्स और उसके बेसिस ऊपर आने वाले 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रॉब्लम्स में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।